हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले, दैट इज़ ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Health for a long time was considered as a state of body and mind where there was a balance of certain humors. This is what early Greek like Hippocrates as well as Indian Ayurveda highlight कर लो ये portion कि this is what early Greeks like Hippocrates as well as Indian Ayurveda system of medicine asserted. It was it was thought that a person with black bile belonged to hot personality and would have fevers. देखो, जो हमारे अर्ली ग्रीक हिपोक्रेट्स है या फिर इंडियन आयुर्वेदा जो था, वो भी यही कहता था कि जो बॉडी होती है और माइंड, वो एक क्या कहते हैं, वो कुछ सर्टेन ह्यूमर के बैलेंस से मतलब ह्यूमर से बैलेंस होती है, ठीक है ना। अब इनका ये कहना था कि जैसे कि सपोज एक पर्सन है जिसको ब्लैक बाइल है, तो वो हॉट पर्सनैलिटी हो गई और उसको क्या होगा, उसको फीवर होंगे। दिस आइडिया वॉज अराइव्ड एट बाय प्योर रिफ्लेक्टिव थॉट, ठीक है ना। और हाँ, ये जो क्या कहते हैं, हिपोक्रेट है, ये क्या है, फादर ऑफ मेडिसिन है। मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, हिपोक्रेट इज अ फादर ऑफ मेडिसिन, ठीक है ना। द डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन बाय विलियम हार्वे The discovery of blood circulation by William Harvey using experimental method and the demonstration of normal body temperature in a person with a black bile using thermometer disproved the good humor hypothesis of health. अब जो जिन्होंने डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन की थी, दैट इज विलियम हार्वे, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंटल मेथड यूज़ किया। उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया कि जिसको भी ब्लैक बाइल है ना, जिस भी पर्सन को ब्लैक बाइल है, उसका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल है। तो इसका मतलब इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस थी उसको डिसअप्रूव कर दिया, ठीक है। इन लेटर ईयर बायोलॉजी स्टेटेड दैट माइंड इन्फ्लुएंस थ्रू न्यूरल सिस्टम एंड इंडोक्राइन सिस्टम। कुछ टाइम के बाद बायोलॉजी ने क्या कहा कि जो माइंड इन्फ्लुएंस होता है वो न्यूरल सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम से होता है, आर इम्यून सिस्टम, एंड दैट आर इम्यून सिस्टम मेंटेन्स आर हेल्थ। Hence, mind and mental state can affect our health. Of course, health is affected by, अब देखो हेल्थ किस किस चीज़ से अफेक्ट होती है। जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया, उससे अफेक्ट होगी। इन्फेक्शन हो गया, उससे हो गई। और लाइफ स्टाइल से, जैसे कि फूड वाटर क्या हम ले रहे हैं, रेस्ट कितना ले रहे हैं, एक्सरसाइज कितना कर रही है बॉडी, हैबिट क्या है हमारी, उन सब से भी हेल्थ पे अफेक्ट पड़ता है ना। जेनेटिक डिसऑर्डर मतलब कि किसी चीज़ की मान लो डेफिशिएंसी है, मतलब पैदाइशी किसी बच्चे को किसी चीज़ की डेफिशिएंसी है, कोई डिफेक्ट है, तो जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया। अब कुछ इन्फेक्शन हो गया या फिर तुम्हारी लाइफस्टाइल खराब है, इन सब की वजह से हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है ना। Now, the term health is very frequently used by everybody. How do we define it? Health does not simply means absence of disease. Very important कि health का मतलब खाली ये नहीं है कि शरीर में तुम्हारे बीमारी नहीं है कोई, या फिर फिजिकली तुम फिट हो, ठीक है ना। हेल्थ का मतलब खाली ये नहीं है कि तुम्हारे अंदर कोई भी डिसीज नहीं है, तुम फिजिकली फिट हो। इट कुड बी डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। इसका मतलब क्या होता है कि आप एक ऐसे स्टेट में जहाँ आप कंप्लीटली फिट है, मतलब कि फिजिकली आप फिट है, मेंटली भी आप सही हैं और सोशली भी, है ना, आपका दिमाग भी एकदम स्टेबल है। व्हेन पीपल आर हेल्दी दे आर मोर एफिशिएंट इन वर्क। जब लोग जो होते हैं, जो हेल्दी होते हैं, तो वो अपना काम बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी से कर पाते हैं। दिस इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी एंड ब्रिंग्स इकोनॉमिक प्रॉस्पर्टी। हेल्थ ऑल्सो इंक्रीजेस लॉन्गेविटी ऑफ पीपल्स एंड रिड्यूस इन्फेंट एंड मेटर्नल मोर्टेलिटी। अगर हेल्थ आपकी अच्छी होगी तो आप बहुत ज़्यादा टाइम तक जिएंगे, और उससे उसकी वजह से जो इन्फेंट और मेटर्नल मोर्टेलिटी होती है वो भी घटती है। नाउ बैलेंस डाइट, अ पर्सन balanced diet, personal hygiene and regular exercise are very important to maintain a good health. मतलब कि आप बैलेंस डाइट ले रहे हैं, पर्सनल हाइजीन आप रख रहे हैं और रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक गुड हेल्थ के लिए। योगा हैज़ बीन प्रैक्टिस सिंस टाइम इमेमोरियल टू अचीव फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, awareness about diseases and their effect on different bodily functions, vaccination against the infectious disease, proper disposal of waste, control of vectors, and maintenance of hygiene in food and water resources are necessary for achieving good health.
अब देखो, योगा जो है बहुत टाइम से किया जा रहा है। वो योगा किस लिए किया जाता है? मेन कि फिजिकली और मेंटली अपनी हेल्थ को सही रखने के लिए, ठीक है ना। अब है क्या कि लोगों को डिसीजेस के बारे में अवेयर करना, है ना, और बॉडी में फंक्शन कैसे होता है वो अवेयर करना, वैक्सीनेशन वगैरह क्या होती है वो सब बताना, और क्या कहते हैं, प्रॉपर डिस्पोजल कैसे होता है वेस्ट का, हम वेक्टर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, पर्सनल हाइजीन कैसे मेंटेन कर सकते हैं, फूड वाटर का ध्यान, ये सब जो होता है ना, ये सब मिला के एक अच्छी गुड हेल्थ में आती है, ठीक है ना। When the functioning of one or more organ or a system of the body is adversely affected, characterized by appearance of various signs and symptoms, we say that we are not healthy, that is we have disease. मतलब कि अब देखो, अगर हमारी बॉडी है उसमें एक दो ऑर्गन काम नहीं कर रहे हैं अच्छे से, है ना, उनकी फंक्शनिंग सही से नहीं हो रही, या फिर कुछ उसमें इफेक्ट आ गया है, तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो होते हैं, कुछ साइन जो होते हैं, सिम्टम्स जो होते हैं वो दिखते हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं, हम हेल्दी नहीं है, मतलब हमें कुछ डिसीज है। अब डिसीज जो होती है ना, वो ब्रॉडली दो तरह की होती है, इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस। वेरी इंपॉर्टेंट, डिसीज दो तरह की होती है, इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस। डिसीजेस विच आर इजिली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड इन्फेक्शियस। जो एक दूसरे से इजिली ट्रांसफर हो जाती है वो इन्फेक्शियस डिसीज होती है। Infectious diseases are very common and every one of us suffer from this at some time or other. Some of the infectious diseases, कुछ infectious diseases के नाम देख लो, जैसे कि एड्स फैटल होता है। अमंग नॉन इन्फेक्शियस डिसीज, अब नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस में कैंसर जो होता है ना वो मेजर कॉज होता है डेथ का। ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज ऑल्सो अफेक्ट आवर हेल्थ एडवर्सली। नाउ कॉमन डिसीजेस इन ह्यूमंस, the wide range of organisms belong to bacteria, viruses, fungi, protozoans, helminths, etc. Could cause diseases in man. Such disease-causing organisms are called pathogens. जो भी ऑर्गेनिज्म कोई डिसीज कॉज करती है उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं पैथोजेंस, ठीक है ना। मोस्ट पैरासाइट आर देयर फॉर पैथोजन एज दे कॉज हार्म टू द होस्ट बाय लिविंग इन और ऑन दैम। मतलब अब बहुत सारी पैरासाइट्स भी ऐसे होती हैं ना, जो पैथोजेंस की तरह होती है, और वो क्या करती है, हार्म करती हैं बॉडी को, वो या तो वो बॉडी के अंदर है या फिर उनके बाहर है ना। मोस्ट पैरासाइट आर देयर फॉर पैथोजेंस एज दे कॉज हार्म टू द होस्ट बाय लिविंग इन और ऑन दैम। The pathogen can enter our body by various means, multiply, and interfere with normal vital activities, resulting in morphological function damage. अब होता क्या है, बहुत सारे जो पैथोजन होते हैं वो हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं अलग अलग तरीके से, ठीक है ना, और वहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं और इंटरफेयर करते हैं हमारी नॉर्मल वाइटल एक्टिविटीज़ जो होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि कुछ मॉर्फोलॉजिकल और फंक्शनल डैमेजेस आते हैं बॉडी में हमारे। पैथोजेंस हैव टू अडॉप्ट टू लाइव विद इन द एनवायरमेंट ऑफ द होस्ट। फिर पैथोजन क्या करते हैं कि शरीर के अंदर ही अपना इन्वायरमेंट को अडॉप्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पैथोजन दैट इंटर द गट मस्ट नो अ वे ऑफ सर्वाइविंग इन द स्टमक एट लो पीएच एंड रेजिस्टिंग द वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम। अब देखो कि अगर कोई पैथोजन है वो आपके गट में इंटर कर रहे हैं ना, तो उसको ये मालूम होगा कि उसको पेट में कम पीएच मिल रहा है और वहाँ पे उसे सरवाइव कैसे करना है बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स के साथ, ठीक है ना, उसको मालूम है ये चीज़ और वो सरवाइव कर लेगा वहाँ पे। A few representative members from different groups of pathogenic organisms are discussed here along with the disease caused by them. Preventive and control measures against these diseases general are also briefly described. अब पहले देख लेते हैं साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी जो होता है ना वो एक पैथोजेनिक बैक्टीरियम है जिसकी वजह से क्या होता है, टाइफाइड फीवर होता है ह्यूमन बींग्स में, ठीक है ना। टाइफाइड किसकी वजह से होता है? साल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है, जो एक तरह का पैथोजेनिक बैक्टीरिया है, ठीक है। दीज पैथोजेंस जनरली इंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू फूड एंड वाटर। ये जो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है या फिर इसी को हम जो पैथोजन कह रहे हैं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पानी या फिर खाने की वजह से एंटर, मतलब क्यों कोई आप कंटेमिनेटेड फूड वाटर खा रहे हो, ठीक है ना, उसकी वजह से ये जो साल्मोनेला टाइफी है ना ये अंदर एंटर करती है। Now, these pathogens generally enter the small intestine through food and water contaminated with them and migrate to other organs through blood. अब बाकी ऑर्गन्स में वो कैसे जाती है? ब्लड के थ्रू। सस्टेन, अब इसके सिम्टम कैसे होते हैं? हाई फीवर होता है 39 to 40 डिग्री सेल्सियस, वीकनेस होगी, स्टमक पेन होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, हेडेक होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, आर सम कॉमन सिम्टम्स, ये सब कुछ कॉमन सिस्टम है। इंटेस्टाइनल परफोरेशन एंड डेथ में अकर इन सीवियर केसेस, बहुत ही ज़्यादा अगर सीवियर केस हो गया है तो वहाँ पे क्या होगा कि इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो जाता है और डेथ भी हो जाती है। टाइफाइड फीवर कुड बी कंफर्म बाय वाइटल टेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट कि जो टाइफाइड फीवर है ना उसको आप किससे कंफर्म कर सकते हो?
वाइडल टेस्ट से, ठीक है ना। अ क्लासिक केस इन मेडिसिन दैट ऑफ मैरी मलोन निक नेम टाइफाइड मैरी। अब क्या कहते हैं, ये जो जो क्लासिकल केस है मेडिसिन का, ये किसके नाम पे बेस है? मैरी मेलोन के, ठीक है ना। शी वॉज अ कुक बाय प्रोफेशन एंड वॉज टाइफाइड कैरियर हु कंटिन्यू टू स्प्रेड टाइफाइड फॉर सेवरल ईयर्स थ्रू द फूड शिप प्रिपेयर। अब है क्या कि ये सबसे पहली कैरियर थी इस डिसीज की, मैरी मिलोन। वो एक प्रोफेशन से तो कुक थी, बट वो टाइफाइड कैरियर थी जिसने बहुत टाइम तक टाइफाइड को स्प्रेड किया अपने खाने से, है ना। नाउ ये पहला फिर से देख लेते हैं। अब देखो, टाइफाइड है किसकी वजह से हुआ? साल्मोनेला टाइफी की वजह से। क्या है साल्मोनेला टाइफी? एक बैक्टीरिया है, ठीक है। अब इसके सिम्टम्स होता कैसे है, मतलब ये साल्मोनेला टाइफी बॉडी के अंदर आई कैसे? कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू, और पूरे बॉडी में कैसे फैली? ब्लड के थ्रू फैली, ठीक है। और क्या कहते हैं, इसके सिम्टम्स क्या होंगे? हाई फीवर होगा, 39 to 40 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर बहुत मायने रखता है, 39 to 40 डिग्री सेल्सियस। वीकनेस होगी, स्टमक पेन होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, हेडेक होगा, है ना। ये सब कॉमन सिस्टम होगा और सिस्टम सिम्टम्स होगा। और अगर बहुत ही सीवियर केस है तो उसमें इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो जाएगा और डेथ भी हो सकती है। इसको टेस्ट कैसे करते हैं? वाइडल टेस्ट के थ्रू करते हैं। और सबसे पहला इसका कैरियर कौन था? मैरी मेलोन थी। Now, bacteria like Streptococcus pneumoniae and Haemophilus influenza are responsible for diseases pneumonia in humans which affect the alveoli of the lungs. अब बैक्टीरिया हो गई जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये क्या कराती है? ये सब निमोनिया कराती है ह्यूमंस में। विच अफेक्ट द एल्वियोलाई, ये क्या किस में अफेक्ट करती है? एल्वियोलाई, एयर फिल्ड सैक्स ऑफ लंग। एज अ रिजल्ट ऑफ इन्फेक्शन द एल्वियोलाई गेट फिल्ड विद the alveoli get filled with fluid, leading to severe problems in respiration. The symptoms of pneumonia include, अब सिम्टम्स क्या होती है निमोनिया की? फीवर, चिल्स, कफ, हेडेक। इन सीवियर केसेस लिप्स एंड फिंगर्स मे टर्न ग्रे टू ब्लूइश इन कलर। बहुत जब एकदम सीवियर केसेस चलता है ना, तो जो लिप्स और फिंगर का कलर होता है ना, वो ब्लूइश हो जाता है। अ हेल्दी पर्सन एक्वायर्स द इन्फेक्शन बाय inhaling the droplet or aerosol released by an infected person, or even by sharing glasses and utensils with an infected person. Dysentery, plague, diphtheria, etc. are some of the bacterial diseases in men. अब देखो, जो क्या कहते हैं, निमोनिया होता है ना, निमोनिया किस बैक्टीरिया की वजह से होता है? निमोनिया होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। किसकी वजह से? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा की वजह से होता है। ये किस में अफेक्ट करता है? ये एल्वियोलाई ऑफ लंग्स में अफेक्ट करता है। कहाँ पे अफेक्ट करेगा? एल्वियोलाई ऑफ लंग्स में अफेक्ट करेगा। और इसमें होता क्या है कि जो एल्वियोलाई होती है ना, वो फिल हो जाती है बाय फ्लूइड लीडिंग टू सीवियर प्रॉब्लम्स इन रेस्पिरेशन। सिम्टम्स इसके क्या होते हैं? फीवर होगा, चिल, कफ, हेडेक, ये सब होगा। और अगर बहुत ही सीवियर प्रॉब्लम हो रही है तो वहाँ पे लिप्स और फिंगर्स के कलर ब्लूइश हो जाते हैं, ठीक है ना। अब ये होता कैसे है एक पर्सन से दूसरे पर्सन को? कि सपोज मैं रह रही हूँ, मेरी एक रूममेट है, उसको जुकाम है, ठीक है ना। अब वो छींकी तो उसके ड्रॉपलेट्स एयर में आए और वही मैंने इनहेल कर लिया, तो उससे क्या हो सकता है? उससे मुझे इन्फेक्शन हो सकता है। या फिर वो जिस ग्लास से पानी पी रही है उसी से मैंने पी लिया, मतलब सेम यूटेंसिल्स यूज कर रहे हैं, उससे भी हो जाता है ना। तो ऐसे निमोनिया फैलता है। अब उसमें भी देखो, ये डिसेंट्री, प्लेग्यू, डिप्टेरिया, ये सब कुछ बैक्टीरियल डिसीजेस होते हैं मेन में, ठीक है, मतलब कि ह्यूमंस में। नाउ मैनी वायरस ऑल्सो कॉजेज डिसीजेज इन ह्यूमन बींग्स। अब बहुत सारे, अभी तक तो हमने बैक्टीरिया की बात की, अब होता क्या है कि बहुत सारे वायरस भी होते हैं जो ह्यूमन बींग्स को अफेक्ट करते हैं। राइनो वायरस represent one such group of virus which causes one of the most infectious human ailments, the common cold. राइनो वायरस जो होता है ना, राइनो वायरस वो ऐसा एक वायरस है, वो मतलब वो एक ग्रुप से बिलोंग करता है जो क्या कॉज करता है? मोस्ट इन्फेक्शियस ह्यूमन एलिमेंट, द कॉमन कोल्ड। सबसे ज्यादा जो हमें होती है कॉमन कोल्ड। दे इन्फेक्ट द नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज बट नॉट द लंग्स। वेरी इंपॉर्टेंट कि ये करते क्या है राइनो वायरस? ये नोज को अफेक्ट करेंगे, रेस्पिरेटरी पैसेज को अफेक्ट करेंगे, बट लंग्स को नहीं अफेक्ट करेंगे। The common cold is characterized by nasal congestion and discharge, sore throat, hoarseness, cough, headache, tiredness, etc., which usually last for 3 to 7 days. Droplets resulting from cough or sneezes of an infected person are either inhaled directly or transmitted through contaminated objects such as pen, book, cup, doorknobs, computer keyboards, or mouse, etc., and cause an infection in a healthy person.
अब जैसे कि वायरस में आ गया राइनो वायरस, है ना, ये राइनो वायरस सबसे कॉमन होता है, मतलब देखो सबसे कॉमन क्या होता है एक ह्यूमन को, कॉमन कोल्ड, है ना, कॉमन कोल्ड सबसे कॉमन है। तो राइनो वायरस ही कॉमन कोल्ड कराता है। अब कॉमन कोल्ड इस में जो राइनो वायरस होता है ना, वो हमेशा क्या कहते हैं, नोज को अफेक्ट करेगा, रेस्पिरेटरी पाथ को अफेक्ट करेगा, बट लंग्स को कभी अफेक्ट नहीं करने वाला। इसके कुछ कॉमन सिम्टम्स क्या है? कंजेशन हो गया, डिस्चार्ज हो गया, शॉर्ट थ्रोट हो गया, हॉर्सनेस हो गई, कफ हो गई, हेडेक हो गई, टाइटनेस हो गई, जो यूजुअली 3 से 7 दिन तक रहती है। ड्रॉपलेट्स रिजल्टिंग फ्रॉम कफ और स्नीजेस ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन और आदर इनहेल डायरेक्टली, मतलब वही निमोनिया वाला केसेस में भी। आगे देख लेते हैं। सम ऑफ द ह्यूमन सम ऑफ द ह्यूमन डिसीजेज आर कॉज बाय प्रोटोजोन्स टू। अब कुछ ह्यूमन डिसीजेज ऐसी भी होती हैं जो प्रोटोजोन से होती हैं। मलेरिया जो होता है ना, वो एक पैथोजन से होता है ना। अब ये जो प्रोटोजोन से, तो प्रोटोजोन जो होते हैं ना, उसमें देखो 3 तरह की स्पीशीज होती है प्लाज्मोडियम की। जिस पहली वो होती है मतलब वो क्या कहते हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, फिर प्लाज्मोडियम मलेरिया, फिर प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। ये जो है ना, ये तीनों रिस्पॉन्सिबल होती हैं अलग अलग टाइप ऑफ मलेरिया के लिए, ठीक है ना। अब इसमें से जो मेलिग्नेंट मलेरिया होती है ना, वो होती है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम की वजह से, और ये सबसे ज़्यादा सीरियस है और ये फैटल भी हो सकता है। Now, let us take a glance at a life cycle of Plasmodium. अब Plasmodium की life cycle कैसी हो वो देखते हैं। Plasmodium enters the human body as sporozoite infectious form through the bite of infected female Anopheles mosquito. अब देखो जो प्लाज्मोडियम होता है ना, एक सेकेंड, जो प्लाज्मोडियम होता है वो इंटर करता है ह्यूमन बॉडी में एज अ स्पोरोजोइड, जो कि एक इन्फेक्शियस फॉर्म है। किसके थ्रू? थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। द पैरासाइट इनिशियली मल्टीप्लाई विद इन द लीवर सेल। जो पैरासाइट होता है ना, वो इनिशियली कहाँ पे मल्टीप्लाई होता है? विद इन द लीवर सेल, एंड देन अटैक द रेड ब्लड सेल्स रिजल्टिंग इन देयर रप्चर। अब एंड होता क्या है कि जो पैरासाइट है ना, वो इन अंदर मल्टीप्लाई करती है, कहाँ मल्टीप्लाई करती है? लीवर सेल में। और वो अटैक कहाँ करती है? रेड ब्लड सेल में। और क्या करती है? रेड ब्लड सेल में जब अटैक करती है तो रेड ब्लड सेल फट जाता है, और जब रेड ब्लड सेल फट जाता है ना, तो उससे एक टॉक्सिक रिलीज होता है, टॉक्सिक सब्सटेंस, जिसको बोलते हैं हीमोजोइन, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? फॉर चिल एंड हाई फीवर रिक्योरिंग एवरी 3 to 4 days, जो कि हर 3 से 4 दिन में होता रहता है, ठीक है ना। व्हेन अ फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो बाइट्स एन इन्फेक्टेड पर्सन, दिस पैरासाइट enters द मॉस्किटो बॉडी एंड अंडरगो फर्दर डेवलपमेंट। अब जब एक जो फीमेल एनोफिलस है, मॉस्किटो है, वो बाइट कर रही है किसी इन्फेक्टेड पर्सन को, तो जो पैरासाइट था वो ह्यूमन बॉडी से मॉस्किटो की बॉडी के अंदर जाता है और वहां पे अपना आगे का डेवलपमेंट करता है। द पैरासाइट मल्टीप्लाई विद इन देम टू फॉर्म स्पोरोजोइड दैट आर stored in salivary glands. When these mosquitoes bites a human, a sporozoid are introduced into his body, thereby initiating the events mentioned above. It is interesting to note that malaria parasite require 2 hosts. Malaria parasite को 2 host चाहिए, एक human, दूसरा mosquito to complete its life cycle. Female Anopheles mosquito is the vector transmitting agent 2. ठीक है ना, ये होती है इसकी लाइफ साइकिल। देखो ये है ना। अब ये देखो, ये मस्कीटो था, मस्कीटो बाइट किया ह्यूमन को। जब ह्यूमन को बाइट किया तो जो स्पोरोजोइड्स थे वो लीवर में गए, ठीक है ना, ब्लड के थ्रू लीवर में पहुंचे। जब लीवर में पहुंचे तो क्या हुआ? द पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन लीवर सेल्स, बर्स्टिंग द सेल्स एंड रिलीजिंग इनटू द ब्लड। अब जो पैरासाइट होते हैं वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके लीवर सेल में गए, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके मतलब कि जो पैरासाइट है वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं एसेक्सुअली लीवर सेल में, और फिर वहां से बर्स्ट कर रहे हैं सेल को और रिलीज हो रहे हैं ब्लड में, ठीक है ना। नाउ पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन रेड ब्लड सेल्स, बर्स्टिंग द रेड ब्लड cells and causing cycle of fever and other symptoms. Release parasite infect new red blood cells. ठीक है। उसके बाद जब ये फट गए तो उसके बाद क्या होता है कि सेक्सुअल स्टेज आता है, गैमीटोसाइट डेवलप इन रेड ब्लड सेल। सेक्सुअल स्टेट गैमीटोसाइट कहाँ पे होता है? रेड ब्लड सेल्स में, ठीक है ना। वहाँ से मेल फीमेल में अलग अलग जनरेट होता है। फिर जो उनके गैमीटोसाइट होते हैं, फीमेल मॉस्किटो टेक अप गैमीटोसाइट विद ब्लड मील, ठीक है ना। जब वो काटती है तो वो अपने साथों साथ क्या करता है? गैमीटोसाइट को लेते जाता है। फिर वहाँ से क्या होता है? फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट होता है मस्कीटो के गट्स में, ठीक है ना, मस्कीटो के गट में। और उसके बाद मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेजेस, स्पोरोजाइट एस्केप फ्रॉम गट एंड माइग्रेट टू मस्कीटो सेलिवरी ग्लैंड, ठीक है ना। फिर सेलिवरी ग्लैंड से स्पोरोजोइट्स निकल जाते हैं।
ये था लाइफ साइकिल. नाउ एंटामीबा हिस्टोलिटिका इज अ प्रोटोजोअन पैरासाइट इन लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन विच कॉजेज एमीबियोसिस. अब इंटरमीबा हिस्टोलिटिका जो है वो एक प्रोटोजोअन पैरासाइट है, लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है ह्यूमन के, जो क्या कराता है एमीबियोसिस. ठीक है ना, जो कि क्या होता है, एक एमीबिक डिसेंट्री होता है. सिम्टम्स ऑफ दिस डिसीज इंक्लूड कॉन्स्टिपेशन. अब इसके सिम्टम्स क्या है, जिसमें कॉन्स्टिपेशन होता है, एब्डोमिनल पेन होता है, क्रैम्प्स होता है, स्टूल होते हैं विद एक्सेसिव म्यूकस एंड ब्लड कोट्स. हाउस फ्लाइज एक्ट एज मैकेनिकल कैरियर एंड serve to transmit the parasite from faces to infected person to food and food product. अब जो हाउस फ्लाइज है ना, वो एक्ट कर रही हैं एज अ मैकेनिकल कैरियर और सर्व कर रही हैं ट्रांसमिट द पैरासाइट फ्रॉम फेक, क्या करते हैं, जो फेसेस होते हैं उससे इन्फेक्टेड पर्सन के टू द फूड एंड फूड प्रोडक्ट एंड देयर बाय कंटेमिनेटिंग देम. अब हमारा आता है एस्कियारिसिस. इसमें क्या है कि एस्कैरिस एक कॉमन राउंड वर्म होता है एंड विचेरिया, ठीक है ना, फिलेरियल वर्म होते हैं. ये क्या है, ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको पैथोजेनिक कहा जाता है मैंस के लिए. एस्कैरिस एंड इंटेस्टाइनल पैरासाइट कॉजेज एस्कैरियासिस. जो एस्कैरिस है द राउंड वर्म, वो क्या करती है, वो एस्कैरियासिस कराती है. ठीक है ना. नाउ सिम्टम ऑफ दीज डिसीजेस इंक्लूड इंटरनल ब्लीडिंग होता है, मस्कुलर पेन होता है, फीवर होता है, एनीमिया होता है, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज होता है. द एग्स ऑफ पैरासाइट आर एक्सक्रीटेड अलॉन्ग विद द फेसेस of infected person with contaminated soil, water, blood, etc. A healthy person acquired this infection through contaminated water, vegetable, fruit, etc. ठीक है. अब आता है विचेरिया. विचेरिया का क्या है, ये एक फिलेरियल वॉर्म है जो क्या करते हैं, जो स्लोली डेवलप करता है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ द ऑर्गन इन विच दे लिव फॉर मेनी ईयर्स. Usually, the lymphatic vessels of the lower limbs and diseases is called elephantiasis and filariasis. The genital organs are also often affected, resulting in gross deformities. The pathogens are transmitted to healthy person through the bite of female mosquito vectors. अब ये जो एरिया में क्या होता है, ये एक फिलेरियल वॉर्म होता है जो क्या करता है, एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कराता है ऑफ द ऑर्गन इन विच दे लिव फॉर मेनी ईयर्स. यूजुअली लिम्फेटिक वेसल जो होता है लोअर लिम्स के जो लिम्फेटिक वेसल्स हो गए, और जो डिसीज होती हैं एलिफेंटियासिस और फिलियारिसिस. ठीक है ना, जेनिटल ऑर्गन्स को अफेक्ट करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ग्रॉस डिफॉर्मिटीज होती है. बाइट बाय फीमेल मस्किटो वेक्टर्स. Now, many fungi belonging to genera Microsporum, Trichophyton, and Epidermophyton are responsible for ringworms. Ringworm किसकी वजह से होती है, Microsporum, Trichophyton, Epidermophyton are responsible for ringworms, which is one of the most common infectious diseases in men. Appearance of dry, scaly lesions on various parts of the body, such as skin, nails, and scalps are the main symptoms of this diseases. अब क्या होता है कि इसमें ड्राई स्कैली लेसन्स होते हैं ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, सच एज स्किन हो गई, नेल हो गई, स्कैल्प हो गई. ये क्या होती है, ये मेन सिम्टम्स होते हैं डिसीजेस के. These lesions are accompanied by intense itching. Heat, moisture help these fungi to grow. जब heat, moisture मिलती है तो ये fungi और ज़्यादा grow करती है, which makes them thrive in skin folds such as those in groin and between the toes. रिंग वर्म जनरली क्या करती हैं, एक्वायर करती हैं फ्रॉम सॉयल और बाय यूजिंग टावल्स, क्लोथ्स और इवन कॉम्ब ऑफ इन्फेक्टेड इंडिविजुअल. नाउ मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ मेनी इन्फेक्शियस डिसीज. देखो, अगर हम पर्सनल हाइजीन, पब्लिक हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं तो क्या होता है, उससे हम बहुत सारी इन्फेक्शियस डिसीजेस को प्रिवेंट कर सकते हैं. मेजर्स फॉर पर्सनल हाइजीन इंक्लूड कीपिंग द बॉडी क्लीन, कंजप्शन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, फूड, वेजिटेबल, फ्रूट्स एक्सेट्रा. पब्लिक हाइजीन में क्या आता है, प्रॉपर डिस्पोजल हो वेस्ट का, एक्सक्रीटा का, पीरियोडिक क्लीनिंग हो, डिसेंटिफिकेशन ऑफ वाटर रिजर्वायर हो, पूल्स, क्रेस्ट पूल्स एंड टैंक्स, और ऑब्जर्व करें स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ऑफ हाइजीन इन पब्लिक कैटरिंग. These measures are particularly essential where the infectious agents are transmitted through the food and water such as typhoid, amoebiasis and ascariasis. In case of airborne diseases such as pneumonia, common cold, in addition to the above measure, close contact with the infected person or their belongings should be avoided.
For this diseases such as malaria, filariasis that are transmitted through insect vectors, the most important measure is to control or eliminate the vector and their breeding places. अब जैसे कि मलेरिया फिलारिसिस हो गया, ये एक इंसेक्ट वेक्टर से होता है, तो इसमें क्या काम करना चाहिए कि जो इंसेक्ट वेक्टर है ना, उन्हीं को खत्म कर दो, वो जहाँ पे रहते हैं उस प्लेस को साफ रखो. दिस कैन बी अचीव बाय अवॉइडिंग stagnation of water in and around residential area, regular cleaning of household coolers, use of mosquito nets, introducing fishes like Gambusia in ponds that feed on mosquito larvae, spraying of insecticide in ditches. अब देखो ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि फिशेस जो गम्बूसिया होती है ना, उनको पॉन्ड में डालने से वो मस्कीटो लार्वा को खा जाती है. In addition, doors and windows should be provided with wire mesh to prevent the entry of mosquito. Such precautions have become more important, especially in the light of recent widespread incidents of the vector-borne AIDS mosquito disease like dengue, chikungunya in many parts of India. The advancement made in biological science have armed us to effectively deal with many infectious diseases. The use of vaccines and immunization programs have enabled us to completely eradicate a deadly disease like smallpox. अब ये जो यूज ऑफ वैक्सीनेशन हो गया, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, इसकी वजह से क्या हुआ, कंप्लीटली क्या इरेडिकेट कर दिए जो डेडली डिसीज होती है लाइक स्मॉल पॉक्स. A large number of other infectious diseases like polio, diphtheria, pneumonia, and tetanus have been controlled to a large extent by the use of vaccines. Now, biotechnology is at a verge of making available newer and safer vaccine. Discovery of antibiotics and various other drugs has also enabled us to effectively treat infectious diseases. अब आती है हमारी इम्यूनिटी की बारी. इम्यूनिटी क्या होती है? एवरी डे वी आर एक्सपोज टू लार्ज नंबर ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट्स. हर दिन हमें बहुत सारे इन्फेक्शियस एजेंट्स मिलते हैं, है ना. बट इनमें से कुछ ही जो होते हैं जो जिनकी वजह से हमें डिसीज होती है, वो क्यों होता है? दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट बॉडी इज एबल टू डिफेंड इटसेल्फ फ्रॉम मोस्ट ऑफ दीज फॉरेन एजेंट्स. अब इसका मतलब क्या है कि जो हमारी बॉडी है ना, वो इतनी एबल है कि वो डिफेंड कर सकती है खुद को बहुत सारे फॉरेन एजेंट से. दिस ओवरऑल एबिलिटी of the host to fight the disease causing organism confirmed by the immune system is called immunity. अब ये जो ओवरऑल एबिलिटी है ना एक होस्ट की टू फाइट द डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म कन्फर्म बाय इम्यून सिस्टम, इसको क्या कहते हैं? इम्यूनिटी कहते हैं. इम्यूनिटी दो तरह की होती है, एक होती है इनेट इम्यूनिटी, दूसरी होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी. इनेट इम्यूनिटी क्या होती है? इनेट इम्यूनिटी इज नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस दैट इज प्रेजेंट एट टाइम ऑफ बर्थ. इनेट इम्यूनिटी के ऐसी नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस है जो बर्थ से ही प्रेजेंट होती है, ठीक है ना. इनेट इम्यूनिटी पैदाइशी प्रेजेंट होती है. दिस इज accomplished by providing different types of barrier to the entry of the foreign agent into our body. Innate immunity consists of 4 types of barriers. this अब जो इनेट इम्यूनिटी होती है ना, उसमें 4 तरह के बैरियर होते हैं. पहला आता है फिजिकल बैरियर, फिर फिजियोलॉजिकल बैरियर, फिर सेल्युलर बैरियर, और चौथा आता है हमारा साइटोकाइन बैरियर. फिजिकल बैरियर में क्या आ जाता है? स्किन ऑन आवर बॉडी इज द मेन बैरियर विच प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. स्किन जो है हमारी बॉडी में वो सबसे मेजर बैरियर टाइप का काम करता है, जिसकी वजह से बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर नहीं कर पाते. Now, mucus coating of epithelium lining the respiratory, gastrointestinal, and urogenital tract also help in trapping microbes in entry our body. अब जैसे कि जो म्यूकस कोटिंग प्रेजेंट होती है हमारे एपिथेलियल लाइनिंग में, एपिथेलियल लाइनिंग रेस्पिरेटरी में, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में और यूरोजेनाइटल ट्रैक में, उसकी वजह से क्या होता है कि ये ट्रैप कर लेते हैं माइक्रोब्स को जो हमारी बॉडी में एंटर नहीं करे ना. फिजियोलॉजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर में क्या आ जाता है? जैसे कि हमारे पेट में एसिड प्रेजेंट होता है, एसिड इन स्टमक, सलाइवा है माउथ में, आंखों में टीयर्स है, जिसकी वजह से क्या होता है? माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं हो पाती है. तीसरा आ जाता है हमारा सेल्युलर बैरियर. सेल्युलर बैरियर में क्या आ जाता है? सर्टेन टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट WBC ऑफ आवर बॉडी लाइक पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट PMNL न्यूट्रोफिल्स and monocyte and natural killer in the blood as well as macrophage in tissue can phagocytose and destroy microbes. अब सेल्युलर बैरियर्स में क्या आ जाता है कि कुछ हमारे पास कुछ तरह के ल्यूकोसाइट्स होते हैं, जैसे कि WBC हो गए, उसमें होता है एक पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट जिसको हम PMNL न्यूट्रोफिल बोलते हैं, और मोनोसाइट हो गया, और नेचुरल किलर हो गया, एक टाइप ऑफ लिम्फोसाइट है. ये क्या करते हैं ब्लड में? ये माइक्रोफेज करते हैं इन टिश्यू और फैगोसाइट करके डिस्ट्रॉय कर देते हैं माइक्रोब्स को.
नाउ साइटोकाइन बैरियर, साइटोकाइन बैरियर में क्या आता है, वायरस इन्फेक्ट सेल्स सिक्रीट प्रोटीन कॉल्ड इंटरफेरॉन्स। अब जो वायरस इन्फेक्ट कर रहा है सेल को ना, वो क्या सिक्रीट कर रहा है वहाँ पे, इंटरफेरॉन, जो प्रोटेक्ट करता है नॉन इन्फेक्टेड सेल को फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन। ओके, अब आता है हमारा अगला एक्वायर्ड इम्यूनिटी। आता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी ऑन द अदर हैंड इज अ पैथोजन स्पेसिफिक, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी। जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है उसको कहाँ से कैरेक्टराइज किया जाता है, वो उसको मेमोरी से कैरेक्टराइज किया जाता है। दिस मीन्स व्हेन आवर बॉडी इनकाउंटर्स अ पैथोजन फॉर अ फर्स्ट टाइम इट प्रोड्यूसेस अ रिस्पॉन्स कॉल्ड प्राइमरी रिस्पॉन्स। मतलब कि जब हमारी बॉडी जो है वो पैथोजन को सबसे पहली बार फर्स्ट टाइम इनकाउंटर करती है तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स, जो कि बहुत लो इंटेंसिटी की होती है। Subsequent encounter with the same pathogens elicits a highly intensified secondary or anamnestic response. जब सेम पैथोजन सेकेंड टाइम इनकाउंटर करता है तो एक हाईली इंटेंसिफाइड सेकेंडरी या फिर एनामेस्टिक रिस्पॉन्स छोड़ जाता है। दिस इज ascribed to the fact that our body appears to have a memory of this first encounter. अब इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारी बॉडी में यही जो पैथोजन है, जब इसका पहला इनकाउंटर हुआ था तो उसकी मेमोरी है हमारे माइंड में। The primary and secondary immune responses are carried out with the help of two specialized type of lymphocyte present in our blood, that is B lymphocyte and T lymphocyte. अब जो हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स है ना, वो दो स्पेशलाइज सेल से क्या, प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो दो स्पेशल सेल से होता है लिम्फोसाइट के, दैट इज बी लिम्फोसाइट साइट्स एंड टी lymphocytes. The B lymphocytes produce an army of protein in response to pathogen into our blood to fight with them. These protein are called antibodies. बी लिम्फोसाइट जो होती है ना वो प्रोड्यूस करती है, देखो बी लिम्फोसाइट का फुल फॉर्म क्या होता है, बोन मैरो लिम्फोसाइट, ठीक है ना। ये क्या प्रोड्यूस करती है, ये प्रोड्यूस करती है आर्मी ऑफ प्रोटीन इन रिस्पॉन्स टू पैथोजन इनटू आवर ब्लड टू फाइट विद देम। इनको क्या, इन प्रोटीन्स को क्या कहते हैं, इन प्रोटीन्स को कहते हैं एंटीबॉडीज। द टी सेल्स, दैट इज मतलब जो टी सेल्स होते हैं टी लिम्फोसाइट वाले, वो कोई भी एंटीबॉडी सिक्रीट नहीं करते हैं। टी सेल्स कोई भी एंटीबॉडी सिक्रीट नहीं करते हैं बट हेल्प करते हैं बी सेल्स को टू प्रोड्यूस देम। मतलब टी सेल खुद में कोई भी एंटीबॉडी सिक्रीट नहीं करती है, बल्कि वो बी सेल जो होती है उनको हेल्प करती हैं एंटीबॉडी सिक्रीट करने के लिए। ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल हैज 4 पेप्टाइड चेन्स, 2 लाइट चेन्स एंड 2 लॉन्गर हैवी चेन्स। अब जो एक एंटीबॉडी होती है उसमें 4 पेप्टाइड चेन होती हैं, जिसमें कि 2 छोटी छोटी लाइट चेन होती हैं और 2 लंबी लंबी हैवी चेन होती है। हेंस एन एंटीबॉडी इज रिप्रेजेंटेड एज H2L2, इसीलिए जो एंटीबॉडी होती है ना उसको H2L2 से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में अलग अलग तरह की एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं, जैसे कि IgA, IgM, IgE, IgG आर सम ऑफ देम। अ कार्टून ऑफ एन एंटीबॉडी इज गिवन इन फिगर। ये मतलब ऐसा एंटीबॉडी का डायग्राम होता है, कार्टूनी फॉर्म में है ये देखो इसमें ये वाला जो है ना, ये लाइट चेन हो गई, ये लाइट चेन हो गई, ठीक है ना, 2 लाइट चेन हो गई, और ये जो हो गई ये एक, ये हो गई ये 2 हैवी चेन हो गई हैं। Now, because these antibodies are found in blood, the response is also called as humoral immune response. अब ये जो एंटीबॉडी हैं ये ब्लड में मिलती हैं, ठीक है ना, ये एंटीबॉडीज जो है वो ब्लड में मिलती हैं, तो जो रिस्पॉन्स होता है इसको क्या कहते हैं, humoral immune response. This is one of the 2 type of our acquired immune response, antibody mediated. The second type is called cell mediated immune। जो दूसरा टाइप का क्या कहते हैं, जो दूसरे टाइप का होता है उसको क्या कहते हैं, सेल मीडिएट इम्यून रिस्पॉन्स या फिर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है ना। द टी लिम्फोसाइट मीडिएट CMI। जो टी लिम्फोसाइट होते हैं वो क्या मीडिएट करते हैं, वो CMI को मीडिएट करती हैं। नाउ वेरी ऑफन when some human organs like heart, eye, liver, kidney fail to function satisfactorily, transplantation is the only remedy to enable द पेशेंट टू लिव अ नॉर्मल लाइफ। मतलब बहुत ऑफन ये होता है कि जो ह्यूमन ऑर्गन्स होते हैं लाइक हार्ट, आई, लीवर, किडनी, ये सब ना सेटिस्फैक्टरली फंक्शन नहीं करते हैं, इसलिए ट्रांसप्लांटेशन इनका किया जाता है। देन अ सर्च बिगिंस टू फाइंड अ सूटेबल डोनर। अब इसमें क्या होता है कि जब कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रहा है तो उसको एक सूटेबल डोनर होना चाहिए, है ना। ग्राफ्ट फ्रॉम जस्ट एनी सोर्स, एन एनिमल, अनदर प्रीमेट और एनी ह्यूमन बीइंग कैन नॉट बी मेड सिंस द ग्राफ्ट वुड बी रिजेक्टेड सूनर और लेटर।
अब ऐसा आप नहीं कर सकते कि आप किसी भी जानवर को उठा लिए, किसी एनिमल को, किसी से भी आप क्या कहते हैं ग्राफ्ट ले सकते हैं। क्यों? इससे क्या होगा कि वो रिजेक्ट हो जाएगा ग्राफ्ट। टिश्यू मैचिंग नहीं होगी, ब्लड ग्रुप मैचिंग, देखो अब टिश्यू मैचिंग जरूरी है, ब्लड ग्रुप की मैचिंग जरूरी है कोई भी ऑर्गन लेने से पहले, ठीक है ना, before undertaking any graft transplant, and even after this patient has to take immunosuppressant all his her life. The body is able to differentiate self and non-self, and cell mediated immune response is responsible for the graft rejection. अब जो बॉडी होती है ना वो डिफ्रेंशिएट कर सकती है कौन से सेल्फ है कौन सा नॉन सेल्फ है, और जो सेल मीडिएट इम्यून रिस्पॉन्स होता है ना वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए. Now, active and passive immunity. When a host is exposed to antigens, which may be in the form of living or dead microbes or other proteins, antibodies are produced in the host body. देखो जब होता क्या है, when a host is exposed to antigen, जब host जो है वो expose antigens में, which may be in the form of living or dead microbes or other protein, antibodies are produced in the host body. This type of immunity is called active immunity. ऐसी immunity क्या कहते हैं? active immunity कहते हैं. active immunity slow होती है. active immunity is slow and take time to give its full effective response. active immunity जो होती है वो slow होती है, वो अपना पूरा time लेती है response देने के लिए. Now, injecting the microbes deliberately during immunization or infectious organism gaining access into the body during natural infections induce active immunity. अब होता क्या है कि जो माइक्रोब deliberately जो इम्यूनाइजेशन में इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको बॉडी में डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है ड्यूरिंग नेचुरल इन्फेक्शन to induce the active immunity, ठीक है ना. When ready-made antibiotics bodies are directly given to प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट फॉरेन एजेंट, इट इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी. जब रेडीमेड एंटीबॉडीज दी जाए बॉडी को डायरेक्टली टू प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट फॉरेन एजेंट, उसको क्या कहते हैं? पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं, ठीक है. नाउ द येलोइश फ्लूइड, डू यू नो व्हाई मदर मिल्क इज कंसिडर्ड वेरी एसेंशियल फॉर न्यूबॉर्न इन्फेंट? The yellowish fluid colostrum secreted by mother during the initial days of lactation has abundant antibodies to protect the infant. अब देखो जो होता है क्या, जब कोई न्यूबॉर्न बेबी होता है तो क्या यूजुअली क्या कहते हैं, क्या कंसिडर किया जाता है कि भाई जो नया मतलब न्यूबॉर्न बेबी है वो अपनी माँ का ही दूध पिए. उससे क्या होता है कि जो मदर मिल्क में जो येलोइश फ्लूइड होता है जिसको हम कोलोस्ट्रम कहते हैं, उसमें क्या कहते हैं, उसमें अबंडेंट एंटीबॉडीज होती है जिसको बोलते हैं IgA. अबंडेंट एंटीबॉडीज होती है IgA वाली जो प्रोटेक्ट करती है इन्फेंट को. द फीटस ऑल्सो रिसीव सम एंटीबॉडीज फ्रॉम देयर मदर थ्रू प्लेसेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. और जो फीटस होती है उसको और एंटीबॉडीज कहाँ से मिलती हैं? प्लेसेंटा से ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. दीज आर सम एग्जांपल ऑफ पैसिव इम्यूनिटी. Now, vaccination and immunization. The principle of immunization or vaccination is based on the property of memory. अब ये जो प्रिंसिपल है इम्यूनाइजेशन का और वैक्सीनेशन का वो किस पे बेस्ड है? मेमोरी पे ऑफ इम्यून सिस्टम, ठीक है ना. इन वैक्सीनेशन अ प्रिपरेशन ऑफ एंटीजेनिक प्रोटीन ऑफ पैथोजन और inactivated weakened pathogens vaccine are introduced into the body. अब होता क्या है कि वैक्सीनेशन के दौरान एक प्रिपेयर किया जाता है एक एंटीजेनिक प्रोटीन ऑफ पैथोजन, ठीक है ना, जिसको इंट्रोड्यूस की जाती है बॉडी में. द एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी अगेंस्ट दीज एंटीजेंस वुड न्यूट्रलाइज द पैथोजेनिक एजेंट ड्यूरिंग एक्चुअल इन्फेक्शन. अब जो ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस, अब इसकी वजह से जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है बॉडी में अगेंस्ट दीज एंटीजेंस वो न्यूट्रलाइज कर देंगी जब पैथोजेनिक एजेंट जो है वो अटैक करेगा. एक्चुअल इन्फेक्शन मतलब जब होगा तो उसको वो न्यूट्रलाइज करने के काम आ जाता है. द वैक्सीन ऑल्सो जनरेट मेमोरी. जो वैक्सीन होती है ना वो मेमोरी भी जनरेट करती है. बी एंड टी सेल्स दैट रिकॉग्नाइज द पैथोजन क्विकली ऑन सब्सिक्वेंट एक्सपोजर and overwhelm the invaders with a massive production of antibodies. If a person is infected with some deadly microbes to which quick immune response is required as in tetanus. अब जैसे कि एक पर्सन है उसको इन्फेक्ट हुआ है कुछ डेडली माइक्रोब से तो क्विक इम्यून रिस्पॉन्स रिक्वायर होगा जैसे कि टेटनस हो गया. वी नीड टू डायरेक्टली इंजेक्ट द परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज और एंटीटॉक्सिन. Even in case of snake bites, the injection which is given to the patient contain performed antibodies against the snake venom. This is called immunization. This type of immunization is called passive immunization. Okay. Now, recombinant DNA technology has allowed the production of antigenic polypeptide of pathogen in bacteria or yeast. अब recombinant DNA technology की वजह से क्या हो गया है कि production of antigenic polypeptide pathogen जो होता है बैक्टीरिया में
वो उसका प्रोडक्शन होने लगा. नाउ वैक्सीन प्रोड्यूस्ड यूजिंग दिस अप्रोच अलाउज लार्ज स्केल प्रोडक्शन एंड हेंस ग्रेटर अवेलेबिलिटी फॉर इम्यूनाइजेशन. अब जो वैक्सीन इससे प्रोड्यूस होती है ना, वो बहुत ही लार्ज प्रोडक्शन में, मतलब बहुत ही लार्ज प्रोडक्शन में प्रोड्यूस होती है ये वैक्सीन. और ये बहुत ज़्यादा उनकी अवेलेबिलिटी होती है फॉर इम्यूनाइजेशन. एग्जांपल हेपेटाइटिस बी वैक्सीन प्रोड्यूस फ्रॉम यीस्ट. मतलब कि जो हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन है वो यीस्ट से प्रोड्यूस हुई होती है. नाउ एलर्जी. व्हेन यू हैव गॉन टू अ न्यू प्लेस एंड सडनली यू स्टार्टेड स्नीजिंग, wheezing और no explained reason, and when you went away your symptom disappeared. Did this happen to you? Some of us are sensitive to some particles in nature. The above mentioned reaction could be because of allergy to pollen, mites, etc., which are different in different places. अब कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी नई जगह पे जाते हो तो वहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा जुकाम, लाइक बहुत ज़्यादा छींकें आने लगती है. तो उन सब का रीज़न क्या होता है, और मतलब वहाँ से आप जब आते हो उस पर्टिकुलर एरिया से, तो वो आपकी क्या कहते हैं छींक वगैरह सब बंद हो जाती है. इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है एलर्जी. मतलब कि जिस एरिया में आप गए थे, क्या पता वहाँ के कुछ ऐसे स्पेसिफिक पार्टिकल्स थे जिनसे आपको एलर्जी थी, तो उसकी वजह से ये चीज़ होती है. Now, accelerated response of the immune system to certain antigens present in the environment is called allergy. अब जो एक accelerated response होता है अपने immune system को to certain antigens present in the environment, उसी कहते हैं allergy. The substances to which such an immune response is produced are called allergens. अब सब्सटेंस जिसकी वजह से ऐसा इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो रहा है उसको क्या कहते हैं? एलर्जन कहते हैं. The antibodies produced to these are of IgE type. एलर्जी के वक्त जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है वो कौन सी होती है? IgE type. Common examples of allergens are mites in dust, pollens, animal dander, etc. Symptom of allergic reaction include sneezing, watery eyes, running nose, difficulty in breathing. Allergy is due to the release of chemicals like histamine and serotonin from the mast cell. अब एलर्जी जो होती है ना, एलर्जी वो किसकी वजह से होती है? जब कुछ केमिकल रिलीज होते हैं जैसे कि हिस्टामिन, सेरोटोनिन फ्रॉम द मास्ट सेल. For determining the cause of allergy, the patient is exposed to or injected with a very small doses of possible allergens and the reaction study. The use of drugs like एंटीहिस्टामिन, एड्रेनलिन, स्टेरॉइड क्विकली रिड्यूस द सिम्टम्स ऑफ एलर्जी. अब जैसे कि हम ऐसे ड्रग यूज कर रहे हैं जैसे कि एंटीहिस्टामिन, एड्रेनलिन, स्टेरॉइड, उसकी वजह से जो सिम्टम्स होते हैं एलर्जी के वो क्या हो जाते हैं? वो कम हो जाते हैं. समहाउ मॉडर्न डे लाइफस्टाइल हैज resulted in lowering of immunity and more sensitive to allergen. More and more children in metro cities of India suffer from allergies and asthma due to sensitivity to the environment. This could be because of the protected environment provided early in life. अब होता क्या है कि आज के जैसे कि आजकल की जो लाइफ स्टाइल हो रही है ना लोगों की, उनकी वजह से जो उनकी इम्यूनिटी है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रहा है, वो बहुत सेंसिटिव हो रहे हैं एलर्जीज के प्रति. जैसे कि आजकल मेट्रो सिटीज़ के जो बच्चे हैं ना, उनको बहुत ही ज़्यादा मतलब वो सेंसिटिव होते हैं टुवर्ड्स द एलर्जेंस, एंड उनको एलर्जीज़ वगैरह होती हैं, अस्थमा वगैरह होती हैं. क्यों? क्योंकि उन्होंने उनको ना एक बहुत ही प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट मिला है. वो कभी भी ऐसे मतलब कि ऐसे एरिया में नहीं रहे हैं, उनको हमेशा से प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट मिला है, इसलिए उनको ये सब प्रॉब्लम होती है. Now, autoimmunity. Memory based acquired immunity involved in higher vertebrates based on the ability to differentiate foreign organisms from self cells. मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है ना वो इवोल्व होती है हायर वर्टिब्रेट्स में. किसके बेस पे? ऑन द एबिलिटी टू डिफरेंशिएट फॉरेन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम सेल्फ सेल्स. व्हाइल वी स्टिल डू नॉट अंडरस्टैंड द बेसिस ऑफ दिस, टू corollaries of this ability have to be understood. इसमें क्या है कि दो corollaries जो हैं उनको समझना पड़ेगा. One, higher vertebrates can distinguish foreign molecules as well as foreign organism. अब जो हाइयर वर्टेब्रेट्स है ना वो मतलब वो डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बिटवीन अ फॉरेन मॉलिक्यूल एज वेल एज फॉरेन ऑर्गेनिज्म. Most of the experimental immunology deals with this aspect. To sometimes due to genetic and immunological deals with the aspect. Two, sometimes due to genetic and other unknown reason the body attacks cells. कभी कभी होता है कि कुछ जेनेटिक या फिर इम्यूनोलॉजिकल मतलब कि जो रीज़न हमें नहीं मालूम है उसकी वजह से जो बॉडी है वो अटैक कर देती है सेल में. तो इसकी वजह से जो डैमेज होता है बॉडी में उसको क्या कहते हैं? ऑटो इम्यून डिसीज. क्या? ऑटो इम्यून डिसीज. जैसे कि रिमेटेड अर्थरिटीज which affect many people in our society is autoimmune disease. जो रिमेटेड अर्थरिटीज होती है ना वो अफेक्ट करती है बहुत सारे लोगों को अपनी सोसाइटी में, और इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ऑटो इम्यून डिसीज. क्या कहते हैं? ऑटो इम्यून डिसीज.
Now, immune system in the body. The human immune system consists of lymphoid organs, tissues, cells and soluble molecules like antibodies. अब ह्यूमन इम्यून सिस्टम जो है ना, उसमें बहुत सारी लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, सेल्स होते हैं, सॉल्यूबल मॉलिक्यूल्स होते हैं लाइक एंटीबॉडीज. एज यू हैव रीड, इम्यून सिस्टम इज यूनिक इन द सेंस दैट इट रिकॉग्नाइज फॉरेन एंटीजन. अब आप देखो कि जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है ना, वो यूनिक है. क्यों? क्योंकि वो रिकॉग्नाइज कर लेता है फॉरेन एंटीजन को, respond to these and remembers them. The immune system also play an important role in allergic reaction. अब जब जो हमारा इम्यून सिस्टम है ना, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें? इन एलर्जिक रिएक्शन, ऑटो इम्यून डिसीजेज एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में. किसमें? एलर्जिक रिएक्शन, ऑटो इम्यून डिसीजेज एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, इसमें इम्यून सिस्टम का बहुत बड़ा रोल होता है. अब इम्यून सिस्टम में ना कुछ जैसे कि लिम्फोइड ऑर्गन्स हो गए. दीज आर ऑर्गन्स वियर ओरिजिन एंड और मैच्योरेशन एंड प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट. अगर अब ये ऐसे ऑर्गन है जहाँ पे जो लिम्फोसाइट होते हैं वो मैच्योर होते हैं, उनका प्रोलिफरेशन होता है ना. लिम्फोइड ऑर्गन में लिम्फोसाइट्स का प्रोलिफरेशन होता है, मैच्योरेशन होता है. द प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स आर बोन मैरो एंड थाइमस, वियर इमेच्योर लिम्फोसाइट डिफरेंशिएट इनटू एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट. अब होता क्या है कि जो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं, जो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स है उसमें क्या आता है? उसमें आता है बोन मैरो और थाइमस, जिसमें कि जो इमेच्योर लिम्फोसाइट है वो डिफरेंशिएट करती है इनटू एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट. आफ्टर मैच्योरेशन द लिम्फोसाइट माइग्रेट टू सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स लाइक स्प्लीन. अब मैच्योरेशन के बाद जो लिम्फोसाइट है वो माइग्रेट करता है टू सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन लाइक स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स. नाउ पेयर्स पैचेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड अपेंडिक्स. अब जैसे कि हो गया पेयर पैचेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन और अपेंडिक्स, ये सब हो गया, ठीक है ना. ये सब सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में आ जाता है. फिर से बताती हूँ, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में क्या कहता है? स्प्लीन आ गया, लिम्फ नोड हो गया, टॉन्सिल्स हो गया, पेयर पैचेस हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन का अपेंडिक्स हो गया, ये सब सेकेंडरी लिम्फोसाइट में आते हैं. Now, the secondary lymphoid organs provide the site for interaction of lymphocytes with the antigens, which then proliferate to become effector cell. अब सेकेंडरी लिम्फोसाइट ना वो लिम्फोइड ऑर्गन जो होता है ना, वो प्रोवाइड करती है साइट जहाँ पे जो लिम्फोसाइट है वो एंटीजन के साथ इंटरैक्ट करके प्रोलिफरेट करते हैं और क्या बनाते हैं? इफेक्टर सेल को. द लोकेशन ऑफ वेरियस लिम्फोइड ऑर्गन्स इन द ह्यूमन बॉडी इज नोन एज इज शोन इन फिगर. जैसे कि हो गया लिम्फ नोड हो गया, थाइमस हो गया, लिम्फोएटिक वेसल्स हो गए. Now, the bone marrow is the main lymphoid organ where all blood cells including lymphocytes are produced. अब जो बोन मैरो होता है ना, वो एक मेन लिम्फोइड ऑर्गन है जहाँ पे कि जितने भी ब्लड सेल्स होते हैं लिम्फोसाइट को इंक्लूड करके ये सब प्रोड्यूस होते हैं. कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं. द थाइमस इज अ लोब्ड ऑर्गन. जो थाइमस होता है ना, वो एक लोब्ड ऑर्गन है जो लोकेटेड है नियर द हार्ट एंड बिनेथ द ब्रेस्ट स्टोन. जो कहाँ पे लोकेट है? नियर द हार्ट एंड बिनेथ द ब्रेस्ट स्टोन. द थाइमस इज क्वाइट लार्ज एट द टाइम ऑफ बर्थ. जब बच्चा पैदा होता है ना, तब थाइमस बहुत बड़ा होता है, बट it keeps reducing in size with the age and by the time puberty is attained it reduces to very small size. क्या होता है कि थाइमस जो होते हैं ना, वो बहुत बड़े होते हैं जब बच्चा पैदा होता है, बट जैसे जैसे एज हो बढ़ती जाती है तो थाइमस की साइज ना कम होती होती है और प्यूबर्टी आने तक में ना उसकी साइज बहुत छोटी हो जाती है. Both bone marrow and thymus provide microenvironments for the development and maturation of T lymphocyte. अब जो bone marrow होता है और thymus होते हैं, दोनों क्या प्रोवाइड करते हैं? दोनों प्रोवाइड करते हैं माइक्रो इन्वायरमेंट्स फॉर द डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट. टी लिम्फोसाइट के मैच्योरेशन के लिए और डेवलपमेंट के लिए स्पेस कौन देता है? बोन मैरो और थाइमस. द स्प्लीन इज अ लार्ज बीन शेप्ड ऑर्गन. जो स्प्लीन होता है ना, वो एक लार्ज बीन शेप्ड ऑर्गन है. इट मेनली कंटेन्स लिम्फोसाइट्स एंड फैगोसाइट. इट एक्ट एज अ फिल्टर ऑफ द ब्लड by trapping blood-borne microorganisms. Spleen also has a large reservoir of erythrocyte. जो spleen होती है उसमें बहुत large reservoir होता है of erythrocyte. The lymph nodes are small solid structure located at different point along the lymphatic system. Lymph nodes serve to trap the microorganism or other antigens which happens to get into the lymph and tissue fluid. Antigens trapped in the lymph nodes are responsible for activation of lymphocyte. अब antigens जो trap होते हैं lymph node में, वो किसके लिए responsible होते हैं? For the activation of lymphocyte present there and cause the immune response.
Now there is a lymphoid tissue also located within the lining of the major tracts like respiratory, digestive and urogenital tract called म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू माल्ट. ओके, तो लिम्फोइड टिश्यू जो होते हैं वो कहाँ पे लोकेटेड होते हैं? विद इन द लाइनिंग ऑफ मेजर ट्रैक, जिसको क्या बोलते हैं? म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू माल्ट. इट कंस्टिट्यूट अबाउट 50% ऑफ द लिम्फोइड टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी. सॉरी, मैं एड्स वाला पोर्शन जो है वो इस पीडीएफ से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि जो क्या कहते हैं एड्स वाला पोर्शन, मतलब कि एनसीईआरटी का जो पीडीएफ था वो ओपन नहीं हो रहा मेरे से. सॉरी फॉर दैट. हम एड्स वाला पोर्शन यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना. नाउ एड्स, एड्स का फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम. ठीक है ना. ये कैसा होता है? इट इज अ डेफिशिएंसी ऑफ इम्यून सिस्टम. इसमें क्या होता है? डेफिशिएंसी होती है इम्यून सिस्टम की. ये किससे होता है? एचआईवी से होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस. ये एक ऐसा रेट्रो वायरस है जिसमें क्या होता है? जिसमें होता है आरएनए जीनोम. ठीक है ना, आरएनए जीनोम होता है. एड्स जो है वो सबसे पहले बार रिपोर्ट कहाँ पे हुआ था? अमेरिका में हुआ था 1981 में. ट्रांसमिशन इसका कैसे होता है? कि सेक्सुअल कांटेक्ट हो रहा है किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ जिसको पहले से हो रखा है एड्स. ट्रांसफ्यूजन हो रहा है कंटेमिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स को का. शेयरिंग हो रही है इन्फेक्टेड नीडल्स की, या फिर फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड थ्रू प्लेसेंटा. ठीक है ना. ना हाई रिस्क पीपल ऑफ गेटिंग एचआईवी. किसको किसको होता है कि इनको एचआईवी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है? ऐसे इंसान जो बहुत सारे मतलब लोगों के साथ उसका मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर हो, जो ड्रग्स एडिक्टेड हो और ड्रग को इंट्रावेनसली यूज कर रहा हो, individual who requires repeated blood transfusion, children born to an HIV infected mother. ठीक है ना. HIV does not spread by touch or physical contact. It is spread only through a body fluid. जो HIV होता है ना वो किसी के टच या फिजिकल कांटेक्ट से नहीं स्प्रेड होता है, वो खाली बॉडी फ्लूइड से ट्रांसफर होता है. और ये जो होता है ना ये टाइम लैग होता है, मतलब कि फ्रॉम फ्यू मंथ टू 5 to 10 ईयर्स लग जाते हैं इसके. मतलब कि इन्फेक्शन जब हुआ उससे सिम्टम्स अपीयर होने में कभी कभी कुछ महीनों से 5-10 साल भी लग जाते हैं. लाइफ साइकिल क्या होता है? एचआईवी इंटर करती है बॉडी में, किसके थ्रू एंटर करती है बॉडी में? टू मैक्रोफेजेस. ठीक है ना. और मैक्रोफेजेस जो होते हैं वो एक्ट करते हैं एज एचआईवी फैक्ट्री. आरएनए जीनोम रेप्लिकेट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज टू फॉर्म वायरल डीएनए. वायरल डीएनए क्या करता है? इनकॉर्पोरेट कर लेता है इनटू होस्ट डीएनए, इन्फेक्ट करता है सेल्स को और प्रोड्यूस करता है वायरस पार्टिकल. फिर एचआईवी जो है वो इंटर करता है इनटू हेल्पर टी सेल. वहाँ पे वो रेप्लिकेट करता है, प्रोड्यूस करता है प्रोजनी वायरस, और फिर क्या करता है? अटैक करता है अदर हेल्पर टी सेल्स में. ठीक है ना. तो टी सेल को जो होता है वो डिक्रीज करता है और इम्यूनिटी जो होती है वो वीक हो जाती है. नाउ एचआईवी इन्फेक्टेड पर्सन मे बी इन्फेक्टेड विथ माइकोबैक्टीरियम, वायरसेस एंड फंगाई एंड पैरासाइट लाइक टॉक्सोप्लाज्मा. जो एचआईवी होता है ना वो किससे इन्फेक्टेड होता है? ये इन्फेक्टेड होता है माइकोबैक्टीरियम से हो सकता है, वायरसेस से हो सकता है, फंगाई से हो सकता है और पैरासाइट से, जैसे कि टॉक्सोप्लाज्मा हो गया. ठीक है ना. डायग्नोसिस इसका कैसे होता है? एलाइजा टेस्ट. एलाइजा का फुल फॉर्म क्या है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड. ठीक है. नाउ ट्रीटमेंट इसका क्या है? एंटीवायरल ड्रग जो पार्शियली इफेक्टिव होता है वो दे कैन ओनली प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ द पेशेंट. देन प्रिवेंशन ऑफ एड को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? एजुकेट करें पीपल को कि एड्स है क्या उसके बारे में. मेकिंग ब्लड सेफ फ्रॉम एचआईवी. use of disposable needles or syringes, advocating safe sex and free distribution of condoms, controlling drug abuses, regular checkup for HIV in susceptible population. Now cancer. कैंसर जो होता है वो एक ऐसा एबनॉर्मल अनकंट्रोल्ड मल्टीप्लिकेशन होता है सेल का, जिसकी वजह से क्या होता है? फॉर्मेशन होता है ट्यूमर का. नॉर्मल सेल जो होता है वो शो करता है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, है ना. और कैंसर सेल जो होता है ना उसके पास ये प्रॉपर्टी नहीं होती. नॉर्मल सेल क्या शो करता है? कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, मतलब कि कॉन्टैक्ट विद अदर सेल इनहिबिट द अनकंट्रोल कोड. कैंसर सेल जो होता है उनके पास ये प्रॉपर्टी नहीं होती है. आप ट्यूमर जो होते हैं वो दो तरह के, एक होता है बेनिग्न ट्यूमर, एक होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर. बेनिग्न ट्यूमर में क्या होता है? कन्फाइंड टू प्लेस ऑफ इट्स ओरिजिन, दे डू नॉट स्प्रेड टू अदर पार्ट्स कॉज लाइक डैमेज. ये मतलब बेनिग्न ट्यूमर में क्या होता है कि वो एक ही जगह पे रहता है, अपने ओरिजिन में ही रहता है, वो बाकी पार्ट्स में स्प्रेड नहीं करता है, जिसकी वजह से डैमेज कम होता है. मैलिग्नेंट ट्यूमर्स में क्या होता है कि जो मास ऑफ प्रोलिफरेटिंग सेल्स होता है ना, नियोप्लास्टिक या फिर ट्यूमर सेल, वो बहुत तेजी से बॉडी में फैलने लगती है और इन्वेड करने लगती है और डैमेज करने लगती है सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू को, जिसकी वजह से जो एक्टिव डिवीजन और ग्रोथ होती है नॉर्मल सेल्स की
वो भी अपने न्यूट्रिशन ले नहीं पाते तो compete करने लगते हैं. Cells locked from tumors reach other side via blood where they form a new tumor. This is called metastasis. ठीक है. Now causes of cancer. कैंसर किस वजह से होता है? एक होता है फिजिकल एजेंट, फिर केमिकल एजेंट, फिर बायोलॉजिकल एजेंट. फिजिकल एजेंट मतलब आयोनाइजेशन रेडिएशंस लाइक एक्सरे वगैरह, गामा रेज, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन जैसे कि यूवी वगैरह. केमिकल में टोबैको स्मोक करने से होता है, विनाइल क्लोराइड से, कैफीन, निकोटीन, मस्टर्ड गैस इन सब से. बायोलॉजिकल एजेंट्स में क्या आ जाता है? ऑन्कोजेनिक वायरस होता है. उसकी वजह से व्हेन सी ऑन इन नॉर्मल सेल इज एक्टिवेटेड द सेल बिकम ऑन्कोजेनिक. सी ऑन क्या होता है? सेलुलर ऑन्कोजेन्स और प्रोटो ऑन्कोजेन्स. नाउ कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस. पहला होता है बायोप्सी. A thin piece of suspected tissue is stained and examined under microscope. एक जिस पीस में आपको लग रहा है कि मतलब जिस टिश्यू में आपको लग रहा है कि इसमें कुछ इन्फेक्ट है, उसका एक थिन पीस लिया, उसको स्टेन किया, एग्जामिन किया अंडर माइक्रोस्कोप. तो अगर ल्यूकेमिया का केस है तो बायोप्सी और हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज जो होती हैं वो की जाती हैं. ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट फॉर इंक्रीज्ड सेल काउंट्स. रेडियोग्राफी, यहाँ पे एक्सरे का यूज करते हैं. सीटी, कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी, scan and MRI magnetic resonance imaging. Then use of antibiotic agents, cancer specific antigens. Then molecular biology techniques to detect cancer related genes. Such individuals should avoid carcinogens. Carcinogens किसमें होता है? लाइक टोबैको स्मोकिंग, ये सब. ट्रीटमेंट कैंसर की क्या होती है? रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, सर्जरी. रेडियोथेरेपी में क्या होता है कि जो ट्यूमर सेल्स होते हैं ना वो इरेडिएट करते हैं लीथली विदाउट डैमेजिंग सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यूज. यूज ऑफ कीमोथेरेपेटिक ड्रग. मैनी ड्रग हैव साइड इफेक्ट्स लाइक हेयर लॉस, एनीमिया एक्सेट्रा. इम्यूनोथेरेपी में क्या होता है? द पेशेंट्स आर गिवन बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स. एग्जाम्पल अल्फा इंटरफेरॉन हो गया, जो एक्टिवेट करता है इम्यून सिस्टम को और हेल्प करता है डिस्ट्रॉइंग द ट्यूमर्स. ठीक है. सर्जरी में क्या होता है कि मोस्ट कैंसर जो होता है वो ट्रीटमेंट, उनका ट्रीटमेंट कैसा होता है? बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ सर्जरी लाइक रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी. अब उसके बाद आता है ड्रग, स्मोकिंग एंड एल्कोहल अब्यूजेस. ड्रग्स में ओपियोइड्स हो गया, कैनाबिनोइड्स हो गया, और कोकाल्कोलॉइड्स हो गया. ओपियोइड्स क्या होते हैं? ये बाइंड करते हैं टू स्पेसिफिक ओपोइड रिसेप्टर जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में प्रेजेंट होते हैं. इनके एग्जांपल में क्या आता है? मॉर्फिन, हीरोइन, ब्राउन शुगर. मॉर्फिन जो होता है ना उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट. मॉर्फिन को किससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है? फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट. पेपरवर्स सोमनीफेरम जिसको बोलते हैं, पेपरवर्स सोमनीफेरम. इट इज अ सेडेटिव एंड पेन किलर एंड यूजफुल फॉर सर्जरी. ये जो होता है वो सेडेटिव होता है, पेन किलर होता है, उसको यूज किया जाता है फॉर सर्जरी. देन हीरोइन जो होता है, स्मैक या फिर डी एसिटाइल मॉर्फिन, वो जो होता है वो वाइट ऑर्डरलेस होता है, बिटर क्रिस्टलाइन होता है, कंपाउंड होता है. ठीक है. इट इज ऑब्टेन बाय एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन. वो किससे होता है? बाय एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन. उसको इट इज टेकन बाय स्नॉटिंग एंड इंजेक्शन. उसको लाइक नाक से ले रहा और इंजेक्शन से इनको ऐसे लिया जाता है हीरोइन वगैरह को. हीरोइन जो होता है वो एक डिप्रेसेंट होता है और स्लो डाउन कर देता है बॉडी फंक्शन को. देन आता है अपना कैनाबिनोइड. कैनाबिनोइड क्या होता है? वो इंटरैक्ट करते हैं विद कैनाबिनोइड रिसेप्टर जो प्रेजेंट होते हैं ब्रेन में. जनरली इसको इनहलेशन से या फिर ओरल इंजेक्शन से लेते हैं. नेचुरल कैनाबिनोइड जो होते हैं ना वो किससे मिलते हैं? फ्रॉम इन्फ्लोरेसेंस ऑफ कैनाबिनोइड सेटाइवा. ठीक है ना. किससे? कैनाबिस सेटाइवा से मिलता है. हेम प्लांट, उसका जो फ्लावर का टॉप होता है, लीव होता है, रेसिन होता है, उनको यूज किया जाता है टू मेक marijuana, हशीश, चरस एंड गांजा. दे अफेक्ट कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम. ये क्या करते हैं? कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम जो होता है उसमें बहुत मतलब अफेक्ट करता है. कैनाबिनोइड जो होता है उसको यूज किया जाता है बाय सम स्पोर्ट्स पर्सन. ठीक है. अब उसके बाद आ जाता है कोका एल्कलॉइड्स और कोकेन. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे ना इनके डायग्राम है, ये ज़रूर से देख लेना. इनके इससे क्योंकि इनके डायग्राम से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं. उसके बाद आ जाता है हमारा कोका एल्कलॉइड और कोकेन, जिसको कोक और क्रैक कहते हैं. ठीक है. ये किससे मिलता है? कोका प्लांट से, लाइक इराइथ्रोजाइलम कोका. इट इंटरफेयर्स विद ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन. कोकेन जो होता है यूजुअली उसको मतलब सूंघ के लिया जाता है. It stimulates CNS like central nervous system, producing euphoria and increased energy. Excessive dosage of cocaine causes hallucination. Atrofa, belladonna and dhatura are also hallucinogenic plant. Now drugs like barbiturates
एम्फिटामाइंस, बेंजोइडासिपिन्स, लाइसर्जिक एसिड और डाइथैलामाइड्स एक्सेट्रा, इन सब का यूज किया जाता है एज अ मेडिसिन टू ट्रीट मेंटल इलनेस लाइक डिप्रेशन एंड इंसोम्निया। बट इनका जो अब्यूज होता है उसकी वजह से क्या होता है, इम्पेयरमेंट ऑफ फिजिकल, फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल फंक्शन। नाउ स्मोकिंग, tobacco is smoked, chewed or used as an as enough। टोबैको कंटेन निकोटीन, टोबैको में होता क्या है, निकोटीन, जो कि एक अल्कालॉइड है। ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है एड्रेनल ग्लैंड को टू रिलीज एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन, जिसकी वजह से क्या होता है, हाई बीपी होती है और हार्ट रेट बढ़ जाती है। इस स्मोकिंग से क्या होता है, कैंसर होता है लंग का, यूरिनरी ब्लैडर का, थ्रोट का, ब्रोंकिटिस का, एम्फाइजमा का, कोरोनरी हार्ट डिसीज होती है, गैस्ट्री गैस्ट्रिक्यूलर होते हैं। टोबैको च्यूइंग कॉजेज ओरल कैंसर। उसके बाद स्मोकिंग इंक्रीजेस CO कंटेंट, कार्बन ऑक्साइड कंटेंट इन ब्लड एंड रिड्यूस ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से क्या होता है कि ऑक्सीजन डेफिशिएंसी होने लगती है बॉडी में। ठीक है, अब आता है एडोलेसेंस वाला पार्ट। एडोलेसेंस में क्या है, एडोलेसेंस एक ऐसा पीरियड होता है या फिर एक ऐसा प्रोसेस होता है जिस वक्त क्या होता है कि जो चाइल्ड होता है ना, वो क्या होता है, मैच्योर होता है और इन टर्म्स हिज एटीट्यूड एंड बिलीव्स फॉर इफेक्टिव पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी। एडोलेसेंस जो होता है वो ब्रिज होता है जो लिंक करता है बचपन को एक बड़े, मतलब लाइक चाइल्डहुड से एडल्टहुड को लिंक करता है। ठीक है ना, ये पीरियड 12 से 18 से चलता है, लाइक जो आप लोग का चल रहा है, जो मेरा चल रहा था, ये सब एडोलेसेंस वाला एरिया था। ठीक है ना, यहाँ पे ये बहुत एक वल्नरेबल फेस होता है जहाँ पे मेंटल और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है ना। अब कॉज ऑफ ड्रग एल्कोहल यूज इन एडोलेसेंस, क्यूरोसिटी एंड एक्सपेरिमेंट। अब होता क्या है कि इस उम्र के बच्चे जो होते हैं उनको बड़ी क्यूरोसिटी होती है, एक्सपेरिमेंट करने का बड़ा मन करता है। ठीक है ना, और एडवेंचर एक्साइटमेंट के चक्कर में ड्रग वगैरह भी लेते हैं। तो और कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनको फेस ना करना पड़े, मतलब कि उससे उसके लिए ड्रग यूज़ करते हैं। और स्ट्रेस है, अगर प्रेशर है उसके लिए, एकेडमिक प्रेशर है, उन सब में भी करते हैं। टेलीविजन, मूवीज, न्यूज़पेपर, इंटरनेट एक्सेट्रा। अनस्टेबल और अनसपोर्टिव फैमिली स्ट्रक्चर हो गया, पीर प्रेशर है, उसकी वजह से ड्रग्स और अल्कोहल लेते हैं। ठीक है ना, एडिक्शन एंड डिपेंडेंस। एडिक्शन क्या है, इट इज अ फिजियोलॉजिकल अटैचमेंट विद ड्रग्स एंड अल्कोहल। एडिक्शन जो होता है वो एक फिजियोलॉजिकल अटैचमेंट होता है ड्रग्स और अल्कोहल के साथ। विद रिपीटेड यूज ऑफ ड्रग्स द टॉलरेंस लेवल ऑफ द रिसेप्टर इंक्रीजेज, लाइक जितना जितना आप ड्रग लेते जाओगे उतना उतना जो टॉलरेंस लेवल होता है रिसेप्टर का ना, वो बढ़ता जाएगा। ठीक है ना, आप एक बार जितना लोगे तो आप दोबारा उससे ज़्यादा ले सकते हो। ठीक है ना, आप मतलब एक बार आपने जितना लिया तो दोबारा आप जब लोगे तो बॉडी उतनी टॉलरेट कर लेगी आपकी। ठीक है, और जितना और आप एक्स्ट्रा और देते तो ऐसे ऐसे आपकी टॉलरेंस बढ़ती जाएगी। Thus, the receptor respond only to higher doses leading to greater intake and addiction. डिपेंडेंस क्या होती है, ये एक ऐसी टेंडेंसी होती है बॉडी की जो मैनिफेस्ट करती है कैरेक्टरिस्टिक एंड अनप्लीजेंट विड्रॉल सिंड्रोम। ठीक है ना, अगर रेगुलर डोज होगा ड्रग्स का या अल्कोहल का, वो अगर मतलब कि सिंड्रोम इफ रेगुलर डोज ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल इज एब्रप्टली डिसकंटिन्यूड, दिस रिजल्ट इन एंजाइटी। अगर आप फिर ड्रग्स या अल्कोहल को रोज लेना बंद कर दोगे तो उसकी वजह से आपको एंजाइटी होने लगेगी, शेकीनेस होने लगेगी, नॉजिया होगा, स्वेटिंग होगी। तो डिपेंडेंस क्या होता है, डिपेंडेंस लीड्स टू सोशल एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स। ओके, नाउ इफेक्ट्स ऑफ ड्रग अल्कोहल अब्यूजेस, रेकलेस बिहेवियर, वैंडलिज्म एंड वायलेंस, कोमा हो जाता है, डेथ भी हो जाती है लोगों की ड्यू टू रेस्पिरेटरी फेलियर, हार्ट फेलियर और सेरेब्रल हेमरेज। ड्रग जो होता है ना वो कॉम्बिनेशन होता है अल्कोहल, ड्रग इन कॉम्बिनेशन विद अल्कोहल में लीड टू डेथ, मतलब ड्रग प्लस अल्कोहल की वजह से क्या हो सकता है, आपकी डेथ भी हो सकती है, डैमेज हो सकता है नर्वस सिस्टम और लीवर सिरोसिस हो सकता है, मेंटल और सोशल डिस्ट्रेस हो सकती है टू फैमिली एंड फ्रेंड्स। ठीक है ना, सोशल प्रॉब्लम लाइक स्टीलिंग होगा, स्प्रेडिंग ऑफ इन्फेक्शन डिसीजेस, यूज ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल्स बाय प्रेग्नेंट वुमेन अफेक्ट द फीटस, लॉस ऑफ सेक्सुअल ड्राइव एंड नेक्रोस्पर्मिया, misuse of drugs by athletes, example narcotic analgesics, anabolic steroids, diuretics and certain hormones increase करती है muscle strength and bulk to promote the aggressiveness. Okay, now warning and signs of drug alcohol abuses in adolescence period, drop in academic performance and absence from school,
ठीक है ना, मतलब कि ये कैसे, ये साइन क्या होता है कि ये जो एडोलेसेंस में कि ये आदमी जो है वो ड्रग या अल्कोहल ले रहा है, लाइक कि आप एकेडमिक परफॉर्मेंस में आप ड्रॉप हो रहे हैं धीरे धीरे, और स्कूल में भी एब्सेंट हो रहे हैं, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन पर्सनल हाइजीन, मतलब कि पर्सनल हाइजीन में भी कोई खास इंटरेस्ट रह गया नहीं गया है, विड्रॉल हो जाता है और अकेला रहना पसंद है, डिप्रेशन, फैटीग, एग्रेसिवनेस एंड रिबेलियस बिहेवियर, ठीक है ना, change in sleeping and eating habit, fluctuation in weight, appetite, etc., loss of interest in hobbies, ठीक है ना, deteriorating relationship with family and friends. साइड इफेक्ट क्या होता है एनाबॉलिक स्टेरॉइड अब्यूज का, मेल्स में एक्ने दिखेगा, इंक्रीज एग्रेसिवनेस, डिक्रीज स्पर्म होगा, और ब्रेस्ट इनलार्जमेंट होगा, इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड होगा, ठीक है ना, मुंह और क्या कहते हैं फीमेल्स में क्या, और मेल्स में और क्या होता है, मूड स्विंग होंगे, डिप्रेशन होगा, रिड्यूस टेस्टिकल होगा, किडनी और लीवर का में क्या होगा, इन्फेक्शंस होगा, ठीक है ना, इनमें प्रीमेच्योर बाल्डनेस होगी, फीमेल्स में क्या होता है, मूड स्विंग्स होती है, डिप्रेशन होगी, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होगा, डीपनिंग ऑफ वॉइस होगी, मैस्कुलेशन होगा, इंक्रीज एग्रेसिवनेस होगा, एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगी, इनलार्जमेंट ऑफ क्लिटोरिस होगा, ठीक है। एडोलेसेंस में मेल और फीमेल में क्या होता है कि कुछ बहुत सारे ऐसे फेशियल और बॉडी एक्ने, प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ ग्रोथ, सेंटर्स ऑफ लॉन्ग बोन रिजल्टिंग इन स्टंटेड ग्रोथ, ये सब देखने को मिलता है। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल क्या है, अवॉइड करें अनड्यू पीयर प्रेशर को, एजुकेशन और काउंसलिंग हो, सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पीयर्स, looking for danger signs, seeking professional and medicinal helps like psychologist and psychiatrist, de-addiction and rehabilitation of program, ठीक है। तो हमारा ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।